राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज इस क्लास में। तो हम लोग देख रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी को। पिछले वीडियो में हमने जायसी को देखा था। आज हम जायसी की पद्मावत के बारे में या उनके बारे में भाव संपदा देखेंगे। ठीक, हमने यहीं पे छोड़ा था क्योंकि एक वीडियो में जायसी पूरा नहीं हो पाए थे, बड़े कवि हैं। तो आज इस वीडियो में जायसी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। जीवन प्रेम है। अनेक परिस्थितियों में उसे अनेक रूप रंगों में देखा जा सकता है। सौंदर्य में, संयोग में, वियोग में, सामाजिक दायित्व में और मृत्यु में भी। यह प्रेम धर्म, जाति, मठ, मजार के परे है, किंतु है वह इसी लोक में। पारंपरिक प्रतिबंधों में, जातीय संस्कारों में, घरेलू जीवन में जायसी इन्हीं के भीतर चलते हैं। वे बाहर से भीतर जाते हैं और फिर भीतर से बाहर आते हैं। इस आवाजाही के बाहर भीतर का भेद मिट जाता है। कोई यह कहे कि पद्मावत का कथा चक्र पद्मिनी के सौंदर्य की धुरी पर घूमता है तो कह सकता है, बिल्कुल, क्योंकि पद्मावत की पूरी कथा पद्मिनी के सौंदर्य के धुरी चक्र पे ही घूमती रहती है, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। जायसी ने पद्मिनी की शोभा, नक्शिक वर्णन, अंग प्रत्यंग की सुषमा को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। शुक्ल जी के शब्दों में जिस प्रकार कमल, चंद्र, हंस आदि अनेक पदार्थों से सौंदर्य लेकर तिलोत्तमा का रूप संगठित हुआ था, उसी प्रकार कवि ने मानो पद्मावती का रूप विधान किया है। पद्मावती का सौंदर्य अपरिमेय है, अलौकिक और दिव्य है। उनके सौंदर्य विधान में जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया है वे पारंपरिक हैं, पर विन्यास में अद्भुत मिठास है। समग्रतः उसमें एक ऐसी व्याप्ति, ज्योतिर्मयता और तरंगयता है कि वह पारस रूप हो जाती है। मानसर के पास पहुँचने पर कवि को महसूस होता है पारस रूप यहाँ लगी आई। तो अलाउद्दीन ने उसे देखा नहीं कि कहा, ये पद्मावत से है, अलाउद्दीन कहता है, तो ये ध्यान देना है कि हो तहीं दरस परस भालो ना, धरती सरग भयउ सब सोना। तो लोना सोना वाली पंक्ति पद्मावत से है, अलाउद्दीन ने कहा है। मानसर और पारस रूप सौंदर्य का संपर्क इतना पावन और शांतिदायक होता है कि स्वयं मानसर को रूपवान बना देता है। मानसर व्यक्ति का मन है। किसी भी सौंदर्य के निकट आने पर वह बड़ा ज्योतिर्मय और गहरी अनुभूति से पूर्ण हो उठता है। सौंदर्य के प्रति जायसी का दृष्टिकोण कितना निर्मल और कितना सौंदर्य शास्त्रीय है। अलाउद्दीन पर भी उसका पहला प्रभाव ऐसा ही पड़ता है। धरती और आकाश स्वर्णमय हो उठते हैं। उसके सौंदर्य का एक विराट चित्र है। पद्मिनी के सौंदर्य का विराट चित्र इस पंक्ति में है कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खो पाछेरी केस मकुलाई, शशि मुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाप लिन्ह चहु पासा। रूप और गंध का कितना अद्भुत सामंजस्य है। मलय गंध से केस रूपी नागिन का उसे ढक लेना स्वाभाविक है। अपने सौंदर्य का एहसास उसे स्वयं है। उसकी ये भी पंक्ति देखिए कि जासो हो चख हैरो सोई, ठाउ जीव दे एहि दुख कबहु न निसरो, को हत्या अस लेई। कहती है कि जिसे मैं बाहर निहार लेती हूँ वह उसी ठौर प्राण दे देता है। कहती है कि जिसे मैं निहार लेती हूँ वो उसी समय क्या प्राण दे देता है, और इस दुख से मैं घर के बाहर कभी नहीं निकलती। और इसी वजह से वो कहती है कि मैं कभी घर के बाहर नहीं निकलती हूँ। कौन नाहक इस तरह की हत्या ले, अब कौन हत्या का पापी बने। उसका नक्शिक वर्णन 2 स्थानों पे हुआ है। उनमें बेहद पुनरावृत्तियाँ मिलेंगी जो उबाऊ हो गई हैं। जैसे संयोग वियोग का पक्ष देखिए
संयोग वियोग में है कि प्रेम मार्ग में संयोग वियोग दोनों के लिए स्थान है। जायसी कहते हैं कि प्रेम मार्ग में संयोग और वियोग दोनों के लिए स्थान है। प्रेमाख्यानों में प्रेम वियोग से संयोग की ओर यात्रा करता है, पर पद्मावत में दोनों एक साथ चलते हैं। अगर देखा जाए तो सभी प्रेमाख्यानों में पहले वियोग होता है, फिर संयोग की ओर वो जाता है, लेकिन पद्मावत में वियोग और संयोग दोनों एक साथ चलते हैं। और वास्तविकता तो यह है कि विरह की आंच में पककर ही संयोग खरा उतरता है। पद्मिनी के प्रति रतन सेन का प्रेम सूफियों का साधनात्मक प्रेम है। यदि इसे हटा दिया जाए तो रतन सेन और अलाउद्दीन का प्रेम एक जैसा है। क्या अविवाहिता के प्रति प्रेम, क्या विवाहिता के प्रति प्रेम? प्रेम प्रेम है जो इस तरह के नैतिक बंधन को स्वीकार नहीं करता। पर पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक प्रेम है और नागमती का रतन सेन के प्रति प्रेम ग्राहस्थिक है। इस तरह वे ईरानी मसनवी परंपरा को भारतीय परंपरा से मिला देते हैं। संयोग के बाद फिर वियोग, चीर वियोग, पर संयोग वर्णन के लिए रतन सेन पद्मावती प्रसंग में ही अवकाश मिल पाता है। यो संयोग वर्णन में जायसी का मन कम ही रम पाता है, किंतु कुछ प्रसंग बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। जैसे पंक्ति है, ये भी ध्यान देनी, पद्मावत से है कि साजन ले पठावा आयसु जाई न मेट, तन मन जो बन साजी कै देह चली ले भेंट। तन को वस्त्राभरणों से अलंकृत किया जा सकता है और किया जाता है। यौवन को साज सज्जा से और आकर्षक बनाया जा सकता है, पर यह मन का साजना क्या है? कैसे साजा जाता है मन को? सच तो यह है कि प्रिय से मिलने के लिए सबसे पहले मन तैयार होता है, अन्यथा भर्तृहरि के शब्दों में अन्य चित्र कृते कामेशवोरिव संगमः, देव ने मन के सजने का एक अनुभावजन्य मोहक चित्र खींचा है। ये देव की पंक्ति है, क्या है कि यो सुनि ओछे उरोजन पे अनुराग के अंकुर से उठी आए, अर्थात नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है। इसके लिए दो प्रयुक्तियां अपनाई हैं, नागमती और पक्षियों का संवाद तथा 12 मासा। नागमती का वियोग दो जगह पे दिखता है, दो तरीके से, एक पक्षियों का जो नागमती का संवाद होता है उससे, और फिर नागमती का जो वियोग का 12 मासा वर्णन किया गया है उससे। और ये दोनों प्रयुक्तियां पारंपरिक हैं, पर जायसी ने इनमें जनपदीय रस उड़ेल दिया है। वियोगावस्था में पशुओं, पक्षियों और लता द्रुमों से अपनी प्रिया के संबंध में पूछताछ करने की परंपरा अपने देश में बहुत पुरानी है। सीता हरण के बाद वाल्मीकि के राम कदम्ब और बिल्ब से सीता का पता पूछते हैं, और कालिदास का यक्ष तो एक कदम आगे बढ़कर मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास भेजना चाहता है। तुलसी के राम की विकलता तो इन पंक्तियों में मुखर हो उठी है। अब देखिए, तुलसी की पंक्तियों में जो उनकी विकलता है, इसमें विकल हो उठी है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसका कोई उत्तर नहीं देता। ढोला मारुरा दुहा की मारवाड़ी भी कुंजा पक्षी से कुछ कहना चाहती है, पर वह उड़ जाता है, किंतु जायसी का पक्षी अधिक सहृदय है। नागमती के बहुत रोने के बाद भी किसी पर कोई असर नहीं पड़ा, तब आधी रात को एक पक्षी बोल उठा। जो पद्मावत का पक्षी है वो बहुत सहृदय है। नागमती रोती है तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आधी रात को एक पक्षी को उस पर दया आ जाता है और वो बोलता है, क्या बोलता है
कि फिर रोई कोई नहीं डोला, फिर रोई कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। ठीक, तो ये जायसी की पंक्ति है, ये ध्यान देना है, बहुत मोस्ट है। ये रो रही थी बार बार, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा था, बोल रहा था, पर आधी रात को एक विहंगम पक्षी बोला। ठीक, नागमती का संदेश लेकर पक्षी सिंहल तक जाता है। नागमती का संदेश लेकर पक्षी सिंहल तक जाता है। बारहमासा में अवध जनपद की संस्कृति, विभिन्न महीनों की विशेषताओं, हर महीने के उत्सव त्योहारों के बीच मूर्तिमान और विरह वेदना प्रगाढ़ हो उठती है। इसके ऊपर अवधि की ठेठ मिठास। अब देखिए, ये पंक्ति है नागमती के बारहमासा का, इसमें वर्णन है कि बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नैन चुअई जन ओरी। कभी वह हिंडोला देखती है, कभी स्त्रियों की झूमर सुनती है। प्रिय की अनुपस्थिति में मनोरा की पूजा भी संभव नहीं है। फागुन में चांचर होता है, वह मूक भाव से सब कुछ देखती है और रह जाती है। प्रिय के आगमन तक सारे उत्सव स्थगित हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें संयोग और वियोग दोनों एक साथ वर्णित है। वहाँ पद्मावती का रतन सेन का संयोग का वर्णन है, लेकिन यहाँ नागमती का वियोग वर्णन है, तो दोनों साथ साथ इसमें चलता है। ठीक, तो चलिए अब हम देखेंगे अवधि का अर्घान। जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान कहा गया है, और किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जायसी की अवधि अवधि की अर्घान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ पढ़िए, अवधि की रसगंध जरूर मिलेगी। तुलसी की भाषा में यह मिठास नहीं है। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है। संभवतः इसीलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृति भी उनमें नहीं मिलती। बंदव गुरुपद पदुम परागा में कितनी अवधि है? जायसी की भाषा ठेठ अवधि है, तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ। ये आपको ध्यान देना है कि दोनों लोगों की भाषा तो अवधि ही है, जायसी की भी और तुलसीदास की भी, लेकिन तुलसीदास की भाषा संस्कृत निष्ठ अवधि है और जायसी की अवधि ठेठ अवधि है। इसीलिए इनकी अवधि को बच्चन सिंह ने अवधि के अर्घान कहा है। और यह अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। एक में लोक कथा है, इसलिए लोक भाषा, दूसरे में क्लासिकल कथा है, इसीलिए संस्कृत निष्ठ भाषा। जायसी अपने शब्दों का चुनाव गांव गिराओं के छप्परों, झोपड़ियों, उत्सवों, त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं जो उनके चारों ओर बिखरे पड़े हैं। गोस्वामी जी की शब्द संपदा नाना पुराण निगमागम से गृहीत है। जायसी में समस्त पद बहुत कम मिलेंगे और गोस्वामी जी में बहुत अधिक हैं। जायसी के समस्त पदों का विन्यास फारसी की पद्धति के अनुरूप है। उनकी वाक्य रचना के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। उसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदत्व है। अब देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी की जो वाक्य रचना है वो स्वच्छ तो है, लेकिन तुलसीदास के समान सुव्यवस्थित नहीं है। अब तुलसीदास से श्रेष्ठ शुक्ल जी की नज़र में भला कैसे कोई हो सकता है, चाहे भाषा में चाहे किसी भी दृष्टि से। तो ये कहते हैं कि जायसी की अवधि स्वच्छ तो है, लेकिन तुलसी के जैसी सुव्यवस्थित नहीं है। उसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदत्व है। अब उसकी अवधि में, उनकी अवधि में ये दोष भी निकाल लेते हैं कि उनमें न्यून पदत्व दोष है। विभक्तियों का लोप है, संबंधवाचक सर्वनामों का लोप है, अव्ययों का लोप,
जायसी में बहुत मिलता है। संभवतः यह लोभ उस समय की अवधि में होता रहा होगा। गोस्वामी जी ने अवधि को संस्कृत का संस्कार दिया है। अब शुक्ल जी कहते हैं कि अवधि को संस्कृत का संस्कार गोस्वामी जी ने दिया है, इसलिए सामान्यतः उसकी नोक पलक दुरुस्त है। आगे चलकर शुक्ल जी ने दोनों की भाषा का अंतर स्पष्ट करते हुए बड़ी विनोदपूर्ण ढंग से लिखा है। क्या लिखा है कि यदि गोस्वामी जी ने अपने मानस की रचना ऐसी भाषा में की होती जैसे कि इन चौपाइयों की है, को नृप हो हमें कहानी चेरी छाड़ी अब होब किरानी, जा रे जोग सुभाव हमारा अनभल देख न जाई तुम्हारा। तो उनकी भाषा पद्मावत ही की भाषा होती, और यदि जायसी ने सारी पद्मावत की रचना ऐसी भाषा में की होती जैसे कि इस चौपाई की है कि उदधि आयते ही बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद दीन्हा, तो उसकी और रामचरितमानस की भाषा एक ही जैसी होती। मतलब दोनों की पंक्तियों को दोनों की भाषा में कन्वर्ट करके ये दिखाए हैं। ठीक, तो चलिए अब हमारे जायसी यहाँ पे क्या है, समाप्त हैं। हमने भाव संपदा अवधि कारघान भी देख लिया। ये ध्यान देना है कि बच्चन सिंह ने जायसी की अवधि को अवधि कारघान कहा है। अब हम देखेंगे परवर्ती सूफी काव्य। ठीक, ये लास्ट है और यहाँ पे हमारा सूफी काव्य समाप्त हो जाएगा। तो जायसी के परवर्ती सूफी कवियों में, परवर्ती मतलब बाद के कवियों में मंझन, उस्मान, शेख नबी, जान कवि और कासिम शाह विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। मंझन को कोई चुनार और कोई लखनौती का रहने वाला कहता है। इनकी मधुमालती का रचनाकाल 1545 ईस्वी ठहराया गया है। इसमें सरब सार जग पेन का आदर्श निरूपित है। मधुमालती की कथा अत्यंत लोकप्रिय थी। जायसी ने भी इसकी चर्चा की है। बनारसी दास जैन के अर्धकथानक में मधुमालती की एक पोथी का उल्लेख किया गया है जिसे जवानी के नशे में वे बराबर पढ़ा करते थे। संभव है यह मंझन लिखित मधुमालती ही रही हो। दक्षिण के सूफी कवि नुसरती ने इसी कहानी के आधार पे गुलशने इश्क नामक एक प्रेमाख्यान लिखा। तो दक्षिण के सूफी कवि नुसरती ने मधुमालती के आधार पे गुलशने इश्क नामक एक प्रेमाख्यान लिखा, और इनकी अवधि में भी बहुत कुछ वही मिठास है जो जायसी की अवधि में है। अब देखिए, मैं छोहन ये ही मारी न पारेऊ, ये मंझन की अवधि है। अब आते हैं उस्मान। उस्मान गाजीपुर शहर के रहने वाले थे। इनकी चित्रावली का रचनाकाल 1613 ईस्वी है। यह कल्पना प्रधान प्रेमाख्यान है, एक हद तक अन्योपदेशिक भी। इसमें विस्मयात्मक लोक तत्वों की भरमार है। मंझन ने शापग्रस्त लड़की को चिड़िया बना दिया था। ठीक, मधुमालती में एक शापग्रस्त लड़की को चिड़िया बनाने की कथा है, किंतु उस्मान ने प्रेमाख्यान में तो आदमी को अजगर निकल जाता है, लेकिन उस्मान की जो चित्रावली है इसमें तो वो आदमी को अजगर निकल जाता है। फिर उसकी विरह ज्वाला से उसे उगल देता है और पक्षी हाथी लेकर उड़ जाता है। और इस चित्रावली में उस्मान बताए हैं कि हाथी को पक्षी लेके उड़ जाता है। ठीक, अब आते हैं शेख नबी। शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा जिसका रचनाकाल 1619 ईस्वी है। तो ये भी ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानदीप का रचनाकाल 1619 ईस्वी शेख नबी ने लिखा है। और कासिम शाह के हंस जवाहिर पर जायसी का बुरा प्रभाव पड़ा है। इनकी रचना घटिया है। कासिम शाह ने भी लिखा है हंस जवाहिर, लेकिन इनकी रचना को क्या बताए हैं कि बिल्कुल घटिया लिखे हैं ये। ठीक, जायसी की कॉपी करना चाहे हैं पर कर नहीं पाए हैं, घटिया है। तो हमारा परवर्ती सूफी काव्य भी समाप्त होता है। ठीक, पूरा सूफी काव्य हमने देख लिया और हमारा संत काव्य भी देख लिया। मतलब कि आधा भक्ति काल हमारा पूरा हो चुका।
क्योंकि भक्ति काल की 2 काव्य धाराएँ हैं, निर्गुण और सगुण। तो जिसमें से हमने निर्गुण काव्य धारा को देख लिया। अब अगले वीडियो से हमारा सगुण काव्य धारा शुरू होगा, उसको हम लोग बहुत आनंद के साथ पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगने वाला है, ये भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।